Hello students, we will discuss here chapter first of political science, constitution why and how. इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों ज़रूरत होती है और यह कैसे काम करता है. फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट एंड व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन. हमें किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है. सबसे पहले हम समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है. कॉन्स्टिट्यूशन एक सेट होता है, एक रूल रेगुलेशन का एक सेट होता है जिसके आधार पर कोई भी देश, कोई भी संस्था काम करती है. ए कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू विच अ स्टेट इज कॉन्स्टिट्यूटेड और गवर्नड. किसी भी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के आधार पर, जो मूलभूत सिद्धांत होते हैं उनके आधार पर जो सरकार काम करती है, कोई भी देश चलाने के लिए काम करती है, वो कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है. उन रूल रेगुलेशंस को हम कंबाइन करके कॉन्स्टिट्यूशन का नाम देते हैं. वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रोवाइड ए सेट ऑफ बेसिक रूल्स दैट अलाउ फॉर मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमंगेस्ट मेंबर ऑफ ए सोसाइटी विच आर लीगली इन्फोर्सेबल. हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि ये जो बेसिक रूल रेगुलेशन जो बनाए जाते हैं, इनके आधार पर किसी भी देश या किसी भी संस्था को चलाने के लिए कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है और मेंबर्स में इक्वल कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए, एक सामंजस्य बनाने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है. इसके लिए हम एक छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हैं. स्कूल का एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर किसी स्कूल में प्रिंसिपल ना हो तो क्या वो स्कूल प्रॉपरली चल पाएगा? ये हमें असंभव जान पड़ता है, क्योंकि प्रिंसिपल पूरे स्कूल की देखभाल करता है, वो पूरे स्कूल को मेंटेन करके चलता है. उससे नीचे टीचर आते हैं, हर क्लास के लिए एक टीचर होता है, वो उस क्लास को मेंटेन करके चलता है. तो इस तरह से उन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन क्या होगा? जो रूल रेगुलेशन वो बनाए जाते हैं कि टीचर को क्या फॉलो करने हैं, प्रिंसिपल्स को क्या फॉलो करने हैं, उन रूल रेगुलेशंस को ही हम कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं. सेम एज इन ए कंट्री, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर या जो भी गवर्नमेंट का पार्ट होता है, वो सभी किस तरीके से काम करेंगे, उनके सामंजस्य बनाने के लिए, उनमें तालमेल बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है. नाउ हु कैन डिसाइड विच रूल्स आर द बेस्ट टू सूट फॉर ए सोसाइटी. अब क्वेश्चन है कि कौन ये डिसाइड करता है कि सोसाइटी के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है. यानी कि कौन ऐसे व्यक्ति या कौन ऐसी संस्थाएं होती हैं जो ये डिसाइड करती हैं कि किसी भी समाज के लिए कौन से रूल रेगुलेशन परफेक्ट हैं, कौन से रूल रेगुलेशन अच्छे हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज द बेसिक एलोकेशन ऑफ पावर इन ए सोसाइटी. समाज में कॉन्स्टिट्यूशन इस सब का निर्माण करता है कि समाज में किस तरह से पावर का डिवीज़न किया जाना है, किस संगठन या किस ऑर्गेनाइजेशन के पास कितनी पावर होगी, वो किस तरीके से काम करेगा. ये सारा जो डिसीजन है वो कॉन्स्टिट्यूशन का होता है. इट डिसाइड्स हु गेट्स टू डिसाइड व्हाट द लॉज विल बी. और कॉन्स्टिट्यूशन ही ये डिसाइड करता है कि कोई भी कानून जो बनेगा वो किस तरह से बनेगा, उसकी फॉर्मेशन किस तरह से होगी और वो किस तरीके से लागू किया जाएगा. ये सारी चीज़ें भी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ही बताई जाती हैं. In the Indian Constitution, it is specified that in most instances, Parliament gets to decide laws and policies, and that Parliament itself be organized in a particular manner. अगर हम भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में भारत सरकार के 3 पार्ट्स हैं. गवर्नमेंट के 3 पार्ट्स जो ऑर्गन्स कहे जाते हैं: पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. उसमें से जो लेजिस्लेचर है उसको हम पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं भारत में, जो कानून बनाने का काम करती है. तो हमारे जो भी कानून बनते हैं वो पार्लियामेंट बनाती है और ये पार्लियामेंट डिसाइड करती है कि कौन सी पॉलिसी या कौन से लॉज लागू किए जाएंगे और उसको किस तरीके से लागू करना है, ये भी पार्लियामेंट ही डिसाइड करती है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. कि कॉन्स्टिट्यूशन का फंक्शन क्या होता है, किस तरीके से काम करता है कॉन्स्टिट्यूशन. Parliament has the authority to enact laws which constitutes government in the first place. कोई भी अथॉरिटी, कोई भी सरकार जो है वो किस तरीके से काम करेगी, ये सारे जो अधिकार हैं वो सबसे ज़्यादा पार्लियामेंट के पास होते हैं. यानी कि हमारी जो सबसे बड़ी संस्था अगर हम कहें, जिसका निर्माण कॉन्स्टिट्यूशन ने किया है और कॉन्स्टिट्यूशन ने रूल रेगुलेशन बनाने के लिए किया है, वो है पार्लियामेंट. पार्लियामेंट ही डिसाइड करती है कि क्या रूल रेगुलेशन बनेंगे, कौन सी पॉलिसीज़ को लागू किया जाएगा. ये सारे डिसीजन पार्लियामेंट के द्वारा किए जाते हैं. अब
Next point is specifies who has the power to make decision in a society. कॉन्स्टिट्यूशन ही ये डिसाइड करता है कि किस को कितनी पावर दी जाएगी। अगर कोई भी पार्ट है गवर्नमेंट का तो उसको कितनी पावर दी जानी है, वो किस तरीके से काम करेगा, ये सारी चीज़ें भी कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखी होती हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी लिखी हुई हैं। इट डिसाइड्स हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड। सरकार का निर्माण किस तरीके से होगा, वो सारा जो प्रोसीजर है, जो प्रक्रिया है, वो भी उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है। टू सेट सम लिमिट्स ऑन व्हाट अ गवर्नमेंट कैन इम्पोज ऑन इट्स सिटीजन। अब गवर्नमेंट काम किस तरीके से करेगी, क्या गवर्नमेंट के पास कितनी पावर्स होंगी, वो क्या अपने नागरिकों के अधिकारों को छीन सकती है या उन्हें कितने अधिकार दे सकती है, ये सारी चीज़ें भी कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखी हुई हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कुछ ऐसे राइट्स दिए हैं जिनको कोई भी गवर्नमेंट नहीं छीन सकती है। द मोस्ट कॉमन वे ऑफ limiting the power of government is to specify certain fundamental rights that all of us possess as citizens and which no government can ever be allowed to violated। इसका जो सरकार पर बंदिश रखने का जो सबसे अच्छा तरीका वो ये है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन ने सभी नागरिकों को, सभी भारतीय नागरिकों को कुछ मूलभूत अधिकार दिए हैं जिनको हम फंडामेंटल राइट्स के नाम से जानते हैं। और ये फंडामेंटल राइट्स जो हैं हर भारतीय नागरिक को इक्वली दिए गए हैं और कोई भी सरकार किसी भी कीमत पर इन अधिकारों का वायलेशन नहीं कर सकती, इनको नहीं तोड़ सकती या इनको भंग नहीं कर सकती है। टू इनेबल द गवर्नमेंट टू फुलफिल द एस्पिरेशन ऑफ ए सोसाइटी एंड क्रिएट कंडीशंस फॉर ए जस्ट सोसाइटी। सरकार किस तरीके से समाज की देखभाल करेगी, सरकार किस तरीके से समाज के लिए काम करेगी या एक अच्छे समाज का निर्माण करने के लिए सरकार क्या क्या करेगी, ये सारी चीज़ें भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई हैं। नाउ टॉपिक इज फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ पीपल। कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरीके से लोगों की पहचान बताई गई है, जो पहचान है वो क्या है। फर्स्ट पॉइंट इज कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसेस द फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ ए पीपल। द पीपल एज ए कलेक्टिव आइडेंटिटी, कलेक्टिव एंटिटी come into being only through the basic constitution। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो नागरिकों को एक अपनी अलग पहचान देता है, यानी कि भारत के सभी नागरिक इक्वल हैं और सभी को इक्वल जो बराबरी की जो पहचान है वो मिली हुई है। और लोग जो हैं उनकी जो कलेक्टिव आइडेंटिटी है वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दी गई है। उसके साथ साथ एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाया गया है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हर नागरिक को एक अलग पहचान भी दी गई है कि यानी कि वो भारतीय तो है ही, सबसे पहले वो भारतीय है, आफ्टर दैट उसकी जो एक अपनी पहचान है वो भी उसको मिली हुई है। यानी कि नागरिक भारतीय होने के साथ साथ भी अपनी एक अलग पहचान बना सकता है कि वो किसी धर्म से बिलोंग करता है, किसी जाति से बिलोंग करता है या किसी प्रदेश या किसी स्टेट से बिलोंग करता है, किसी अदर कम्युनिटी से बिलोंग करता है। ये उसकी एक अपनी पहचान है और वो अपनी इच्छाओं को, एस्पिरेशंस, गोल्स और फ्रीडम इन सब का यूज़ करके अपना विकास वो पूरी तरीके से कर सकता है। द कॉन्स्टिट्यूशन सेट्स authoritative constraints upon what one may or may not do। कॉन्स्टिट्यूशन ये डिसाइड करता है कि किसी भी व्यक्ति को कौन से काम करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। इट डिफाइंस द फंडामेंटल वैल्यूज दैट वी मे नॉट ट्रेसपास, सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो गिव्स वन ए मोरल आइडेंटिटी। एक भारतीय नागरिक होने के नाते हमें जो अधिकार मिले हुए हैं उसके साथ साथ हमें कुछ मॉरल ड्यूटीज़ भी मिली हुई हैं एक अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए। और हमें एक कर्तव्य जो दिया गया है वो भी ऐसा है कि जिसको हम नहीं नकार सकते। अपने अधिकारों के साथ साथ हमें उनकी का भी पालन करना पड़ता है। मैनी बेसिक पॉलिटिकल एंड मोरल वैल्यूज़ आर नाउ शेयर्ड अक्रॉस डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेडिशंस। आजकल पॉलिटिकल और मोरल वैल्यूज़, काफ़ी सारी पॉलिटिकल और मोरल वैल्यूज़ इस तरह से डिसाइड की गई हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक परंपराओं के रूप में चल चुकी हैं और जिनको फॉलो करना माना जाता है कि उसको फॉलो करना, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना ही है। मोड ऑफ प्रोमुलगेशन, दिस रेफर्स टू हाउ ए कॉन्स्टिट्यूशन कम्स इनटू बीइंग।
मोड ऑफ प्रमोलिगेशन का मतलब कि कोई भी संविधान किस तरीके से अस्तित्व में आया, वो किस तरह से बना, उसका निर्माण किस तरीके से हुआ, हु क्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हाउ मच अथॉरिटी डिड दे हैव, और किन लोगों ने इस कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया होगा और किस तरीके से इसका उनको ये अधिकार किसने दिए होंगे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। ये सारा डिस्कशन हम इस मोड ऑफ प्रमोलिगेशन के अंतर्गत पढ़ेंगे। इन मैनी कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशंस रिमेन डिफेक्ट वाई। कुछ देशों में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिखित में होते हैं या नहीं होते हैं। सब देशों की अपनी अपनी एक अलग परंपराएं बनी हुई हैं। क्राफ्टेड बाय मिलिट्री लीडर्स। कुछ देशों में जो कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण है वो मिलिट्री लीडर्स के द्वारा किया जाता है। लीडर्स हु आर नॉट पॉपुलर। कुछ ऐसे लीडर्स होते हैं जो पॉपुलर नहीं होते, उन लोगों ने इसका निर्माण किया। ये डू नॉट हैव द एबिलिटी टू कैरी द पीपल विद देम। या उन लोगों ने किया जो लोग किस तरीके के लोगों को अपने एक साथ लेकर नहीं चल सकते थे, लोगों की समस्याओं या लोगों की जो प्रॉब्लम्स है उनका समाधान ढूंढने में असमर्थ थे। कुछ ऐसे लोगों ने भी कॉन्स्टिट्यूशंस के निर्माण किए हैं। वाई कंट्रीज लाइक इंडिया, साउथ अफ्रीका एंड यूनाइटेड स्टेट्स आर द मोस्ट सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन। जिस तरह के अभी हमने पॉइंट डिस्कस किए, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन कुछ टाइम के लिए ही चल पाते हैं और ये सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं क्योंकि उनमें आम जनता या जनता के प्रतिनिधित्व को ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया। अगर हम बात करते हैं कि भारत, साउथ अफ्रीका और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन इतने सक्सेसफुल क्यों हुए और वो किस तरह से बने होंगे, वो सारा इतिहास हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। क्रिएटेड इन द आफ्टरमैथ ऑफ पॉपुलर नेशनल मूवमेंट्स। इसके लिए क्या कुछ आंदोलन का योगदान रहा या क्या कुछ कंडीशंस ऐसी रही होंगी जिसमें इनका निर्माण हुआ होगा। वी विल डिस्कस हियर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओवरव्यू। हमारे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फॉर्मली क्रिएटेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिटवीन दिसंबर 1946 एंड नवंबर 1949। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका निर्माण दिसंबर 1946 से लेकर नवंबर 1949 के बीच में हुआ। ड्रू अपॉन ए लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट दैट हैड ए रिमार्केबल एबिलिटी टू टेक अलॉन्ग डिफरेंट सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी टुगेदर। हमारे संविधान का निर्माण करने के लिए जिन लोगों को चुना गया वो बहुत ही सुलझे हुए और ऐसे लोगों को चुना गया था जो भारत के हर हिस्से से, हर कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले थे। यानी कि भारत के किसी भी वर्ग को इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से अछूता नहीं रखा गया, सभी को इसमें शामिल किया गया। ड्रू इनॉर्मस लेजिटिमेसी फ्रॉम द फैक्ट दैट इट हैज़ ड्रॉन अप बाय पीपल हु एंजॉयड। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया उसमें वो अधिकार उन लोगों को दिए गए कि वो उन सब जनता की जो सारी जनता की समस्याओं का समाधान वहाँ पर रख सकें। इमेंस पब्लिक credibility who had the capability to negotiate and command the respect of a wide cross section of society। कौन लोग किनके पास इतने अधिकार या जो कमांड है जिसका वो एक बड़े स्तर पर यूज़ कर सकते हैं। who were able to convince the people that constitution was not an instrument for the aggrandizement of their personal power। कौन लोग थे जो उन लोगों को, सभी जनता को या सारे देश को कन्विंस करने में सक्सेसफुल हो पाए कि जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो एक केवल डॉक्यूमेंट नहीं है बल्कि एक जीता जागता प्रमाण है जो काम कर रहा है। That's all for today. We will discuss next session.